हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज से अपन शुरू कर रहे हैं पावर शॉर्ट वीडियोज। इन वीडियोज में क्या रहेगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होगी, पीवाईक्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिए जाएंगे, और जितने भी फॉर्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूला है वो सारे करवाए जाएंगे। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करवा दी जाएगी। ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन है, नेम रिएक्शंस, एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवा दी जाएगी। एक चैप्टर का वीडियो लगभग 1 या 1.5 घंटे के बीच का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है, इसके बीच में ड्यूरेशन रहेगा। और उस टाइम में आपको पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा, पूरे एनसीईआरटी की सारी लाइनें। फिजिकल में भी एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, वो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज, जितने भी चैप्टर में सारे फॉर्मूला बनते हैं ना, वो सारे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपने चैप्टर लिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, और जो केमिस्ट्री है उसके, यानी मोल कॉन्सेप्ट के नाम से आप इस चैप्टर को जानते हैं। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट वाला जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे पहले जो एनसीईआरटी का पहला पेज है ना, उस पे थ्योरी लिखी हुई है। उस थ्योरी की जो इंपोर्टेंट लाइनें हैं, इंपोर्टेंट चीज है, वो सारी यहां पे निकाल के लेके आया हूं। तो पहला जो पॉइंट है उसमें दे रखा है कि इंपोर्टेंस ऑफ एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या इंपोर्टेंस है और क्या क्या स्कोप है केमिस्ट्री में। तो देखो, इंपोर्टेंस के रूप में अगर देखें केमिस्ट्री को, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज आ गया। ठीक है, जो जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स तो होते हैं, ये फर्टिलाइजर हो गया, तो वो सारी चीजें हैं। आपकी केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर का एग्जांपल दे रखा है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यहाँ पे जो CO है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से C से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई यूरिया की। सेकंड उसमें दे रखा है कि प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट को प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। सोडियम बेंजोएट एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है जो आपकी केमिस्ट्री में दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला C6H5COO नेगेटिव और Na प्लस, यानी सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव के रूप में। अब आप देखते हो कि जो सैनिटाइजर है, जिससे हाथ सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर, वो होता है प्रोपेन-2-ओल। वो क्या होता है? प्रोपेन-2-ओल। प्रोप यानी 3 कार्बन की, और जिसपे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, वो होता है सैनिटाइजर। सेकेंडली बात करें कि जो केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं, तो भाई मेडिसिन में तो वो कंपाउंड ही तो है, तो मेडिसिन के रूप में केमिस्ट्री का बहुत उपयोग हो रहा है। जैसे अपन आपने के इनऑर्गेनिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, वहां पे सिस्प्लेटिन वगैरह वो दे रखा है, और यहाँ पे एजेटी वगैरह ये भी दे रखा है, बायो में भी दे रखा है ये चीजें। तो ठीक है, तो मेडिसिन के रूप में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो मेडिसिन के रूप में केमिकल्स हैं, ये है, इनका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। किसमें? सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं भाई। ठीक है, एजेडी, एजेडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एजिडोथाइमिडीन, जिसका यूज किया जाता है एड्स के उपचार में। ठीक है, एड्स के ट्रीटमेंट में। इतनी बात क्लियर। तो पहला जो थ्योरेटिकल पॉइंट था, इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, उसके पॉइंट्स निकाल के लेके आया मैं एनसीईआरटी के। ये सारे पॉइंट हो गए, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, क्योंकि देखो अब जो नीट का पेपर पैटर्न है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा जा रहा है। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो फॉर्मूला भी करेंगे, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी भी, जो टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं ना, वो भी थ्योरी, सारी एनसीईआरटी की थ्योरी वगैरह, पीवाईक्यू सब कुछ लेके आया हूं। ठीक है, बस इसको फॉलो कर लो यार। एक चैप्टर का एक वीडियो आएगा बस, उस वीडियो में सारी थ्योरी, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मैटर का। अब मैटर है क्या? मैटर ऐसा है कि जो कोई भी एक मास रखता हो और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो। अगर उसके पास मास है और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर हो गया। अब मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, 2 टाइप से करेंगे, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल बेसिस पे। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर करें, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो क्या होगा? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पर 2 स्टेट और होती है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा वाली। ठीक है, तो थर्ड, तो ये पता चल गई सॉलिड
लिक्विड गैस, इनके बारे में तो बिल्कुल आपको पता होगा यार। सॉलिड जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हो और मॉलिक्यूल्स पास पास हो तो वो सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा दूर। और लिक्विड क्या है, जो आप वेसल ले रहे हो या जो भी पात्र ले रहे हो उसकी शेप ले लेता है लिक्विड। गैस के तो पार्टिकल्स ही बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इतनी बात के लिए। अब फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट। जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना, इसमें एक चीज याद रख लो कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है और बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो स्टेज है वो लो टेम्परेचर पे मिलती है आपको, वेरी लो टेम्परेचर पे। यहां तक क्लियर? ये हुआ फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन के रूप में, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में तो भाई आप देखो, प्योर सब्सटेंस हो गया एक तो। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया, ये चीजें कर लिया अपन ने। एटम्स देख लिया इसमें, केमिकल क्लासिफिकेशन में एटम आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, उसके आयंस आ गए, ये सारे मैटर के रूप हैं, ठीक है। अब इनको प्रत्येक को एक एक को अपन देखते हैं। देखो जो मैटर है वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और मास रखता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, जो आपका एटम है उस पे, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन पे बात करते हैं। एनसीईआरटी में चीजें दे रखी है इनके बारे में, तो अपन बात कर लेते हैं। जो एटम है, एटम क्या होगा कि वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ए पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या नहीं हो, वो हो सकता है एटम। पर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। अगर उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। एटम का तो भाई खुद का अकेले का हो भी सकता है एग्जिस्टेंस, नहीं भी हो सकता, वो दूसरे के साथ कंबाइन करके रह लेगा। पर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल का तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए अकेले का, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मस्ट है इसके लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इसमें मे और मे नोट है, हो भी सकता है तो भी रह लेगा, नहीं है तो भी रह लेगा, पर मॉलिक्यूल का तो मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आयंस की। आयंस आप देखे होंगे, केटाइन और एनाइन दो टाइप के होते हैं। यानी आयंस में क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन लिया, दो ही चीज हो सकती है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो वो बन गया कैटाइन, यानी उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन को वो दे चुका है, नेगेटिव चार्ज को दे चुका है, तो वो बन गया कैटाइन, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है खुद, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव स्पीसीज, तो खुद पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया एनाइन। सी माइनस कर देते हैं यहां पे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया ना। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मॉलिक्यूल का तो 100% होगा ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। आयंस के बारे में समझ गए। अब एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। माना एक्स एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लो आप, ये एक्स है। यहां ऊपर तो लिखा जाता है इसका मास नंबर, और यहां पे लिखा जाता है जेड के रूप में एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है यहां से, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं नीट में। कैसे निकालोगे, यहां जो लिखा हुआ संख्या होगी वो होगी मास नंबर, और मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला पता चल गया, यानी अगर आपको मास नंबर निकालना है तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो आपका मास नंबर निकल के आ जाएगा। अब आपको देखना है नीचे जो लिखा हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। ऐसे पता है ना ये चीज, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये चीज तो पता होगी यार, या पीरियोडिक टेबल में मैं सारी चीजें रटवा दूंगा ये भी, ठीक है। अब देख लो, ये जो है एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का, उतने उसमें प्रोटॉन हो गए। तो सर अब ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे अपन। देखो न्यूट्रल स्पीसीज है ना कोई,
न्यूट्रल स्पीसीज, यानी उस पर प्लस चार्ज नहीं है या माइनस चार्ज नहीं है, तो उसमें जितने प्रोटॉन है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल स्पीसीज में। अगर कोई स्पीसीज मान लो आपने क्या किया कि एक कोई स्पीसीज है, इसका एटॉमिक नंबर मान लो 10 है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे। पर मेरी बात सुनो, अगर ये स्पीसीज है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे बताया था मैंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, मान लो एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए, क्योंकि 10 तो पहले थे, एक इसने ले लिया। अगर मान लो ये स्पीसीज है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस चार्ज है तो 10 में से भी एक कम हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 9। ये बात समझ में आई क्या, ये चीज। अब एक क्वेश्चन करो, शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है आपके लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मिटाते क्या इसको। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3। NH3 के एक मॉलिक्यूल में आपको प्रोटॉन देखने हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं, ठीक है। पहले सिंपली आपको क्या कर लो, आप जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसमें देख लो नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे। ये 7 होता है ना, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ना, ठीक है, 7 14 होता है। प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, ये देखो 7 हो गए प्रोटॉन। ग्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चल इस पे मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। अगर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन लिखोगे, यानी प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 7, ठीक है। अब न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन क्या होता है, देखो यहां पे A बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी मास नंबर बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसमें देख लो मास नंबर 14 है, प्रोटॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 14 माइनस 7, तो 7 रह गए न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं वैसे ही हाइड्रोजन के लिए, निकाल लो आप। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया और न्यूट्रॉन हो गए 0, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते ना। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की बात करें, उसमें एक और 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे वहां पे, पर ये जो हाइड्रोजन है इसमें नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो आपको निकालना था NH3 में, NH3 टोटल 3, देखो प्रोटॉन निकाल लो NH3 में कितने, देखो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ठीक है, प्लस अब एक हाइड्रोजन में कितने, 1 प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो कितने प्रोटॉन हो गए, 3। तो टोटल जो NH3 मॉलिक्यूल है उसमें 10 तो हो गए प्रोटॉन। अब देखो जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज में। न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल स्पीसीज में, तो इलेक्ट्रॉन बराबर 10 हो गए, ठीक है। या वैसे भी निकाल लो, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, तो 3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के और 7 ये वाले, तो 10 हो गए टोटल, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन देखो नाइट्रोजन में तो 7 है, ठीक है, हाइड्रोजन में 3 है, पर यहां पे तो 1 भी नहीं है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 0, यानी प्लस 3 इंटू 0 बराबर 7, ये देख लो। अब आप देख लो यहां से प्रोटॉन हो गए 10 NH3 मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और न्यूट्रॉन हो गए 7, ऐसे निकालना है, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं मिक्सचर की तरफ। जो मिक्सचर है वो है क्या चीज, डिफरेंट पार्टिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन डिफरेंट रेशियो, वो होगा मिक्सचर। अब मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब ये समझना आप, जैसे होमोजीनियस, होमो और हेट्रो, आपको शब्द से कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, देखो होमो सेम सेम सा, हेट्रो अलग अलग, बस वही चीज है, सेम सेम मिल जाए और मिक्सचर हो उनका तो वो होमोजीनियस मिक्सचर, अलग अलग का हो हेट्रो अलग अलग, हेट्रो का मतलब अलग अलग होता है डिफरेंट वाले, तो डिफरेंट का हो जाए तो ये हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल याद रख लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है हेट्रोजीनियस का ब्लड, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना होगा, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो मिक्सचर होते हैं ना, इनको किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से अपन मिक्सचर को तो सेपरेट कर सकते हैं ना भाई, 2 कंपाउंड है A और B, वो मिक्सचर में आ गए, यानी ए बी का जो मिक्सचर है उसमें से एक कंपोनेंट को और बी कंपोनेंट को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इतनी बात क्लियर।
तो ये हो गया। अब एक पॉइंट आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो मैटर है वो बना है बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स या एटम्स से। मैटर किससे बना है? बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स और एटम्स से, जबकि जो एलिमेंट है वो बना है सेम एटम्स से। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जो डाल्टन थ्योरी है वो कंपाउंड के बारे में क्या बोलती है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है और जो डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एटम्स का कॉम्बिनेशन हो या डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो, उससे कंपाउंड मिलके बनेगा। अब जब जो कंपाउंड बन रहा है उस टाइम एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे है तो एटम उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। यानी अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम जो एटम्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा, पर ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा ना कोई एटम रीजनरेट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट जो डाल्टन थ्योरी है वो केमिकल जो कॉम्बिनेशन का लॉ है उसको एक्सप्लेन कर देती है। यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एक्सप्लेन बाय डाल्टन थ्योरी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एक्सप्लेन बाय डाल्टन थ्योरी। अब जो ये डाल्टन थ्योरी है इसकी लिमिटेशन याद रख लेना। लिमिट क्या क्या है कि ये कांट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स आर कंबाइन। यानी एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं यार, बन क्यों रहे हैं ये एटम्स, कंबाइन क्यों हो रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा था कि डाल्टन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो हो गई इसकी लिमिटेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने एटम का रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि यहां पे ऊपर होगा, जैसे हीलियम के लिए 4 है मास नंबर और 2 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अपन 3 चीजें डिस्कस करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास GAM, और रिलेटिव एटॉमिक मास इसे बोलते हैं RAM, और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास AAM। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, जो मास नंबर है ना यहाँ का हीलियम के लिए पूछा जाए कि ग्राम एटॉमिक मास बताओ इसका, तो मास नंबर कितना है? 4 है ना इसका। देखो अगर ग्राम एटॉमिक पूछा जाए तो 4 के आगे G लगा देना, यानी ग्राम में लिख देना है 4 को। अगर रिलेटिव पूछा जाए तो भाई रिलेटिव चीज की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए ये 4 का 4 रह जाएगा। ठीक है, सिंपल 4 रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर इसका पूछा जाए हीलियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट लिखा जाता है AMU के टर्म में। किसमें? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या U के टर्म में यूनिफाइड मास के रूप में। अब AMU और U क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है उसको 4AMU या 4U अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यानी ग्राम एटॉमिक मास GAM लिखना है तो G, देखो यहाँ पे G आ रहा है तो ग्राम में लिख दो। एब्सोल्यूट लिखना है तो AMU के रूप में A आ रहा है तो A लगा दो। रिलेटिव चीज आ रही है, रिलेटिव की तो कोई यूनिट ही नहीं होती इसलिए 4 आ गया। यानी इसका एग्जांपल वैसे ही आप ऑक्सीजन के लिए लिख लो, ऑक्सीजन के लिए 16 हो जाएगा, 16G, 16 और 16 AMU। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। अरे एक बार देख, नाइट्रोजन के लिए और बताता हूं। जैसे नाइट्रोजन के लिए लिखेगा, नाइट्रोजन के लिए GAM क्या लिखेगा, ये 14 होता है ना, तो GAM क्या हो गया इसका 14 ग्राम हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 14 AMU। ठीक है, ये चीज पता हो गई। अब कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देख एनसीईआरटी में भी लाइन दे रखी है कि ईच एटम का ग्राम एटॉमिक मास है वो Na एटम्स के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि सर ये एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास, एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो इसको लिए अपन लिख सकते हैं कि ये है 1 मोल है, ये चीज 1 मोल है। एटम्स
का जो ग्राम एटॉमिक मास है एक एटम का, यानी ईच एटम्स ग्राम एटॉमिक मास हैज Na एटम्स, यानी एक मोल में Na एटम्स होते हैं। सिंपल ये बात याद रख जाएगी, एक मोल में Na एटम्स। अब Na क्या है सर? ये Na है ना, ये है आवेगाड्रो नंबर। जो आवेगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है ना, वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर कितनी? 23। ओके, ये चीज क्लियर होगी। अब सर ये AMU के बारे में बता दो। जो AMU होता है ना, 1/Na के बराबर होता है। 1/Na लिख दोगे, वो हो गया AMU, एक AMU। तो एक AMU बराबर 1/Na, ठीक है। और 1/Na का वैल्यू निकल के आता है अपने पास 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में है। ये ध्यान रखना, किलोग्राम में करोगे 1000 का चेंज, 1000 से फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राम में है, ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना, ये ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं है, ठीक है। अब सर जो AMU है ना, देखो कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है। ये कार्बन 12 का 1/12वां भाग, यानी मास में, ठीक है, उतना होता है। ये बात भी क्लियर होगी। अब सर की जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो एब्सोल्यूट मास दिया जाए एक एटम का, तो कैसे निकालोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास को आप क्या करो, जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है उसमें एक AMU का भाग दे दो। हर जगह जैसे देख, तेरे को पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर एब्सोल्यूट का दे रहा है, एब्सोल्यूट का AMU में आता है, इसमें AMU से डिवाइड कर दे, 4 ही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट, PYQ में आया हुआ है कि सर इफ डेफिनेशन ऑफ 1 AMU इज चेंज, एक AMU की डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। एक AMU क्या होता है? कार्बन 12 का 1/12वां भाग, कार्बन 12 का 1/12वां भाग। अब अपन क्या कर देते हैं कि 1/xवां भाग कर देते हैं, 1/xवां भाग, 1/xवां। रियल में क्या होता है? 1/12वां भाग कार्बन 12 का, कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है रियल में। अगर उसको चेंज कर दिया कि 1/xवां भाग, तब क्या होगा? अगर एक AMU को चेंज करते हैं ना, तो रिलेटिव जो मास होगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटिव में तो चेंज होगा नहीं। चेंज होगा किसमें? एब्सोल्यूट मास और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास में, ठीक है। अगर एक AMU की डेफिनेशन चेंज की जाती है तो रिलेटिव मास में कोई चेंज नहीं आता, उसका ग्राम एटॉमिक मास में चेंज आएगा, या ग्राम मोलिकुलर मास में चेंज आएगा, या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मोलर मास में चेंज आता है, ठीक है। चेंज किस में नहीं आएगा? रिलेटिव मास में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ठीक है, आगे चलते हैं कि सर चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है वो कैसे निकालें? उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला। अगर AMU को 1/x भाग से अपन ने x भाग 1/x हो गया, यानी 1/12 होता है कार्बन 12 का, अगर 1/x हो जाए तब क्या, कैसे और कितना होगा? तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है कि जो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ना, वो होगा पुराना एटॉमिक मास, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इंटू x/12। ये फॉर्मूला याद रख लो, बस खत्म। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/48 ऑफ 1 कार्बन ऑफ 12। यानी इसमें 1/x होता है ना। अब देखो 1/x करते हैं अपन, 1/x कितना कर दिया? 1/48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई ना। ये बात तो क्लियर हो गई। फॉर्मूला क्या था? A डैश बराबर A इंटू x/12। अब A डैश नया वाला निकालना है। पुराना एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू x का मान 48 निकाल लिया बटा 12, तो ये हो गया, ये 4 है, यहां पे 3 हो गया, तो ये 64 आ गया आंसर, ठीक है। कितना आ गया? 64 रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी 64 और नया वाला आ गया। न्यू एटॉमिक मास कितना आ गया? 64। और जो पुराना वाला ऑक्सीजन का पूरा और होता कितना है? 16। अगर अपन ने 1/48 से चेंज कर दिया तब कितना आ गया? 64। चेंज हो रहा है ना, मतलब समझ रहे हो? क्या चेंज नहीं होता है? एब्सोल्यूट मास और ग्राम एटॉमिक मास, ये चेंज नहीं होते हैं। चलो ठीक है, यहां तक देखो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब मोल के फॉर्मूले तो अब शुरू होते हैं।
वो तो एनसीईआरटी की थ्योरी थ्योरी चीजें करवाई है, ठीक है। मोल के फॉर्मूले, मोल होता है वेट बटा मोलिकुलर मास, वेट बटा मोलर मास, वेट बटा मोलर मास। पहला फॉर्मूला मोल का वेट बटा मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हो तो मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा Na। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाए, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए जाए, तब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम बटा Na इंटू एटोमिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स बटा Na इंटू एटोमिसिटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि सर अगर आपको गैस दी हुई है, गैस दी हुई है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा है, तब मोल का फॉर्मूला क्या होगा, तब होगा वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम किसमें, लीटर में बटा 22.4। अगर वॉल्यूम यहां पे क्या ले लोगे, ml में ले लोगे तो 22,400 हो जाएगा नीचे, ठीक है। एसटीपी और एनटीपी पे कंडीशन होगी तभी ये फॉर्मूला मोल के लिए लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एसटीपी एनटीपी साथ में गैसियस फेज होनी चाहिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। ये तीनों फॉर्मूले कहीं पे भी लग जाएंगे, वेट दिया हो, मोलर मास दिया हो, लगा दो कहीं पे भी। एसटीपी एनटीपी नहीं दिया हो, कहीं दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तब भी लगा दो, लग जाएगा, ठीक है। ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, पर ये कंडीशन एसटीपी और एनटीपी पे ही लगती है। अब आप आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है, अगर देखो पीवी बराबर एनआरटी वाला फॉर्मूला जो गैस कांस्टेंट जो है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाए, पीवी बराबर एनआरटी, तो वहां से अपन निकाले डेंसिटी का फॉर्मूला, तो होता है डेंसिटी बराबर प्रेशर इंटू मोलर मास, प्रेशर इंटू मोलर मास बटा आर है गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ठीक है। पीएम बटा आरटी, पीएम बटा आरटी, ठीक है, पीएम बटा आरटी, पीएम आरटी, पीएम बटा आरटी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ओके। इतनी बात क्लियर होगी। अब अपन आते हैं वेपर डेंसिटी पर। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास बाई 2। वेपर डेंसिटी मोलर मास किसी गैसियस फेज में दे रखी है किसी मॉलिक्यूल की, बटा 2 का भाग दे दो, उसमें वेपर डेंसिटी आ जाएगी। या वेपर डेंसिटी दी हुई है, मोलर मास पूछना है आपको, तो वेपर डेंसिटी को 2 से गुणा कर दो, आपको मोलर मास मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत जगह काम आता है। अब ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूं जो आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो ना, वो निकाला, फिर उसके बाद में वो बहुत सी चीजें चलती है मोल में, है ना। परसेंटेज प्यूरिटी निकालने का सीधा फॉर्मूला है यार, कुछ करना ही नहीं है, लंबी लंबी कैलकुलेशन, लंबा लंबा सोल्व नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फॉर्मूला क्या है, सबसे देखो पहले परसेंटेज एलिमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। जो परसेंटेज एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड में आप देखोगे तो उस एटम का एटॉमिक वेट लिखना है। सबसे पहले एटॉमिक वेट को गुणा करना है नंबर ऑफ एटम्स पे। जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए, उससे गुणा कर देना इसके एटॉमिक मास को, बटा मोलिकुलर वेट। जो फॉर्मूला देगा ना आपको, फॉर्मूला बड़ा वाला, उसका मोलिकुलर वेट कितना है उससे डिवाइड करना है, इनटू परसेंटेज है तो 100 कर दो, ठीक है। परसेंट प्यूरिटी क्या होगी, एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का एक्चुअल में मास कितना है वो बटा टोटल मास ऑफ सैंपल। या इनमें से, या देखो स्टाइकियोमेट्री से एक चीज निकालनी पड़ेगी, स्टाइकियोमेट्री अभी बता रहा हूं थोड़ी देर बाद में। या तो एक्चुअल मास दे रखा होगा, टोटल मास नहीं, ज्यादातर उसमें क्या दे रखा, फॉर्मूले में परसेंटेज प्यूरिटी में टोटल मास ऑफ सैंपल दे रखा होता है, और एक्चुअल मास आप है जो निकाल लोगे। या कुछ जगह दोनों ही दिए हुए होते हैं, एक्चुअल मास रिएक्टेंट का और मास ऑफ सैंपल। सिंपल क्वेश्चन में तो यही होता है कि एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट भी दिया हुआ होता है और टोटल मास ऑफ सैंपल भी दिया होता है, इनटू 100 कर दो, खत्म, बात हो जाएगा, आपका परसेंटेज प्यूरिटी आ जाएगा। अब अपन परसेंटेज यील्ड की बात करें तो परसेंटेज यील्ड एक्चुअल मोल्स, जितने एक्चुअल मोल्स है बटा एक्सपेक्टेड मोल्स, ठीक है, ये बात क्लियर। अब मोल्स की जगह आप मास भी कर सकते हो, एक्सपेक्टेड मास भी कर लो, एक्चुअल मास बटा एक्सपेक्टेड मास इंटू 100 तो करना पड़ेगा, परसेंटेज में लाना है तो, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मास का एवरेज, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर बटा टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मास में टोटल मोल का भाग दे दो, एवरेज मोलर मास आ जाएगा। इतनी बात क्लियर।
एक चीज जो अपन सॉल्यूशन में पढ़ेंगे वो यही देख लेते हैं, सॉल्यूशन में बता दूंगा। जो मोल फ्रैक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अपन ने ए और बी दो कंपाउंड ले लिए, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। एक की मोल फ्रैक्शन होगी एक्स ए, दूसरी की होगी एक्स बी। एक्स से इसे रिप्रेजेंट किया है मोल फ्रैक्शन को अपन ने, मानो तो दोनों का जो योग होगा वो एक होगा, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज वन, ऑलवेज, ठीक है। इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में, एक्स ए और एक्स बी की, ठीक है। इतनी बात होगी। अब एक्स ए क्या होगा, एक्स ए कैसे निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड की मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले, ए के मोल्स बटा टोटल मोल, ए के मोल बटा टोटल मोल, यानी एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, ए के मोल और एन ए एन बी टोटल मोल, ठीक है। वैसे ही एक्स बी निकाल लो, बी के मोल बटा टोटल मोल। इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, इन सब के फॉर्मूले, फिर लास्ट में मोलर मास वाला जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री है और जो लॉज है उनके बारे में करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इन सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे। सारे फॉर्मूला करवा दूंगा। मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को मोलेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलेलिटी और मोलरिटी में दोनों में क्या कनेक्शन है, सारी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसमें सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करनी होगी कि ये W बाई डब्ल्यू, W बाई वी है, वेट बाई वॉल्यूम है, इनमें आप ऊपर सोल्यूट रखोगे, नीचे सॉल्यूशन रखोगे। चीज क्लियर हुई, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन। अब देख लो फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। परसेंट बाई मास यानी वेट बाई वेट, वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 कर दे, परसेंटेज आ जाएगा इसका, ठीक है। अब परसेंट बाई वॉल्यूम कर रहा है, इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो आपको क्या करना है, सोल्यूट का वॉल्यूम बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है, तो ठीक है। अब मास परसेंट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम यानी वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट है सोल्यूट का, ठीक है, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100। ये लो, ये हो गया। तीनों फॉर्मूले याद भी हो गए। सोल्यूट बाय सॉल्यूशन याद रख लेना। अब आता है एक पीपीएम और पीपीबी, पार्ट पर मिलियन, और ये होता है पार्ट पर बिलियन। देखो, बिलियन होता है 10 की पावर 9 और मिलियन होता है 10 की पावर 6, तो ठीक है। सोल्यूट बटा सॉल्यूशन ये तो पता है ना, इंटू 10 की पावर 6 कर दो बिलियन में, मिलियन में, और 10 की पावर 9 कर दो किसमें, बिलियन में। इतनी बात क्लियर होगी। ये चीजें थी। देख, इसमें क्या करना है, परसेंट मास बाय मास यानी सोल्यूट बटा सॉल्यूशन, सोल्यूट बटा सॉल्यूशन, इतना क्लियर। इसके बाद में अपन आते हैं मोलेरिटी। देखो यहां पे ध्यान रखना, ये टर्म है मोलेरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट के कितने मोल हैं, वही है मोलेरिटी, ठीक है। मोलेरिटी क्या बोलती है कि जो सोल्यूट के मोल है वो 1 लीटर में कितने हैं उसके बारे में हिसाब करना है। तो आपको देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला होगा सोल्यूट के मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं ml में वॉल्यूम लेते हो, मिलीलीटर में, तो आपको ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अरे समझ में नहीं है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो लीटर में है लेना है आपको। अगर लीटर में नहीं लेते हो तो ml में लोगे, मिलीलीटर में, तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट बटा मोलिकुलर वेट। एक चीज और देख लो, यहां पे मैं किसी भी सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट। अब जो सोल्यूट है ना, उसको मैं यहाँ पे बी लिखूंगा पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं। एनसीईआरटी में बी लिखा हुआ है सोल्यूट को और ए लिखा हुआ है सोलवेंट के लिए, ठीक है। तो यानी सोल्यूट का वेट बटा सोल्यूट का मोलर मास। ये कैसे लिख दिया,
ये चीज होती है मोल। ये क्या है? मोल। जो मोल्स है ना उसका फॉर्मूला है ना ये यहाँ पे इस मोल के लिए ये लिख दिया, वॉल्यूम यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो परसेंट W/W दिया जाए और परसेंट W/V दिया जाए, तब आपको पूछा जाए कि मोलरिटी बताओ, तो भाई वो आपको कैलकुलेशन हो बहुत हार्ड हो जाती है। इसके लिए सीधा रिलेशन और फॉर्मूला निकाला हुआ है। अगर मोलरिटी है आपके पास, कैपिटल एम से शो करते हैं मोलरिटी को, ये ध्यान रखना, वो होगी परसेंट W/W इंटू डेंसिटी। डी का मतलब है यहां पे डेंसिटी, डेंसिटी इंटू 10 से गुणा करना है, बटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का ध्यान रखना, बी वाला सोल्यूट का है ये। ओके, इतनी बात क्लियर। अगर परसेंट बाई मास है तब डी से गुणा करके 10 से गुणा करना है। अगर परसेंट बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे रखा है, तब डेंसिटी से गुणा मत करना, तब डेंसिटी से गुणा मत करना। तो ये हो जाएगा परसेंट W/V इंटू 10 बटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये ध्यान रखना, सोल्यूट का मोलिकुलर मास है यहां पे, ये भी सोल्यूट का है, और ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि सर मोलरिटी और मोलेलिटी दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मोलरिटी दिया हुआ हो तब आपको मोलेलिटी पूछे, तब आपको कैसे निकालना है, तो उसके लिए सबसे शानदार फॉर्मूला बताने वाला हूं। देखो, मोलरिटी को कैपिटल एम से शो किया है और मोलेलिटी को स्मॉल एम से शो किया हुआ है। इतनी बात क्लियर। अब देखो, कैपिटल एम यानी मोलरिटी, यह है मोलरिटी। मोलरिटी बराबर स्मॉल एम यानी मोलेलिटी इंटू डेंसिटी। डी का मतलब है डेंसिटी इंटू 1000 बटा मोल्यू, जो ये है स्मॉल एम है, मोलेलिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस 1000। ये फॉर्मूला याद कर लो मोलेरिटी और मोलेलिटी में। ठीक है, अगर ये याद नहीं होता है ना, दूसरा फॉर्मूला बता दूंगा। दूसरा में क्या है कि इस m को यहां पे निकाल के रखा हुआ है, इस m को इधर निकाला हुआ है, तो वो डायरेक्ट मोलेलिटी के लिए फॉर्मूला है। वो कौन सा है? ये वाला। यहां पे ये क्या है? स्मॉल m क्या है? मोलेलिटी। ये है मोलेलिटी। मोलेलिटी बराबर 1000, m क्या है? कैपिटल M क्या है? मोलेरिटी बटा 1000। डी क्या है? डेंसिटी माइनस कैपिटल M क्या है? मोलेरिटी। ठीक है, और ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये याद नहीं होता है, ये याद कर लो। ये याद नहीं होता है, ये याद कर लो। दोनों में से एक याद कर लो, ठीक है, काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो मोलेलिटी इधर निकाल लिया है, कॉमन लेके इसको, स्मॉल m को इधर ले लिया इसमें, और इधर कैपिटल M को रखा हुआ है। ठीक है, ये बात होगी। अब अपन बात करते हैं मोलेलिटी बोलते किसे हैं। जो मोलेलिटी होती है ना, 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल। ये देखो सोलवेंट में है और मोलेलिटी सॉल्यूशन में थी, 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलेलिटी किस में है? 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल। इसे स्मॉल m से शो करेंगे। अब देखो इसके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे। अब मोलेलिटी को अपन ने बोला कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में जो सोल्यूट के मोल है वो है, तो सोल्यूट के मोल बटा वेट इन जो वेट है सोलवेंट का इन किलोग्राम में लिखना है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो सोल्यूट के मोल है ना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बटा मोलिकुलर वेट, यानी सोल्यूट का वेट बटा मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बटा वॉल्यूम ए यानी सोलवेंट का। ए का मतलब है सोलवेंट, बी का मतलब है सोल्यूट, पहले बता चुका हूं। ठीक है, सारी चीजें। अगर ग्राम में लेते हो तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, किलोग्राम में लेते हो तो 1000 हटा देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मोल फ्रैक्शन पहले बता चुका, मोल फ्रैक्शन ए क्या, मोल फ्रैक्शन एक्स ए होता है, एक्स बी होता है, एक्स से शो किया हुआ है अपन ने। मोल फ्रैक्शन एक्स ए क्या होता है? मोल्स ऑफ ए बटा टोटल मोल। ठीक है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाए और मोलेलिटी पूछा जाए तब कैसे करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोलेलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 1000 बटा मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। ए का मतलब है सोलवेंट का मोलिकुलर मास यहाँ पे। ठीक है, ये है ए का मतलब सोलवेंट, ए का मतलब सोलवेंट। ये चीज लिख रखा हूं, ये चीज ध्यान से देख लेना। एनसीईआरटी में ए और बी के बारे में बता रखा है सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, ये चीज होगी। अब अपन आते हैं, ये फॉर्मूला तो हो गया ना आपका।
अब आते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, जो ग्राम इक्विवेलेंट वो होंगे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट, स्मॉल ई से शो किया हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट को। इसके बारे में ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले ये बताने वाला हूं अभी। ठीक है, पहले इसको एक बार देख लो। स्मॉल ई है, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। स्मॉल ई क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया, इसके फॉर्मूले बता दूंगा। वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर बटा वॉल्यूम इन लीटर रह जाएगा। अब नॉर्मेलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि मोलरिटी और जो नॉर्मेलिटी है, ये मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी गुना एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी गुना एन फैक्टर। देख भाई, सारे फॉर्मूले सारे रिलेशन करवा रहा हूं, यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर मोल कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन बनता है ना, मोलरिटी मोलरिटी वगैरह इनमें, तो इन्हीं फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, तो इनको याद कर ले एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे सारे फॉर्मूले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह वो पढ़ने वाले हैं अपन। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले देख लेते हैं, जो रेडॉक्स रिएक्शन में भी काम आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट के। ठीक है, और टाइट्रेशन वगैरह इनमें तो भाई भयंकर तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा ही ग्राम इक्विवेलेंट का काम रहता है उसमें तो। ठीक है, टाइट्रेशन वगैरह जो नया जुड़ा है ना कॉन्सेप्ट, उसमें देखो। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को स्मॉल ई से डिनोट किया है यहाँ पे मैंने, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। अब सर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा आपका जो मास होगा, कोई भी मोलर मास होगा कंपाउंड, जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, उसका मोलर मास बटा उसका एन फैक्टर। मोलर मास बटा एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट वेट को। ठीक है, अब अपन ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अरे हमने क्या सीखा था कि जो नॉर्मेलिटी है वो इक्विवेलेंट, जो ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम होता है, तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब जो ग्राम इक्विवेलेंट है मोल गुना एन फैक्टर भी होता है, या मोल को आप लिख लो वेट बटा मोलिकुलर मास इनटू एन फैक्टर हो गया। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट और मोलरिटी में क्या संबंध है, जो मोलरिटी है कैपिटल एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर में लिखना है इंटू एन फैक्टर। ये सारे फॉर्मूले ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता ग्राम इक्विवेलेंट का। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो सिंपल सी चीज है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रह जाएगा और मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। आइसोबार्स में मास नंबर सेम रह जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, ए है मास नंबर, जेड है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स टोन्स टोन्स मतलब टोन्स, एन आ रहा है ना, यानी न्यूट्रॉन सेम। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनकी। भाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, यहां से क्वेश्चन आता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, जैसे आपने कोई एक इक्वेशन लिखी, रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन को आपने बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये जो है ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन के होने चाहिए, यानी इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 ही हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है उधर भी 2 ही ऑक्सीजन हो गई, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब बैलेंस रिएक्शन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता है ना, रेशियो निकालो इनका, वही मोल्स का रेशियो आएगा। यानी इसके हाइड्रोजन के 2 मोल्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, H2O के 2 मोल होंगे। ओके, मोलिक्यूल्स इसके 2 होंगे, इसके 1 होंगे, इसके 2 होंगे। वॉल्यूम इन लीटर, इसका 2 लीटर होगा वॉल्यूम, इसका 1 लीटर होगा और इसका 2 लीटर होगा। ये लो क्वेश्चन भाई, करने का तरीका खतरनाक है ये। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो और लगा दो, मोल्स उसी रेशियो में होंगे, मॉलिक्यूल्स उसी रेशियो में होंगे, वॉल्यूम उसी रेशियो में होगा, एटम्स नहीं होंगे। एटम्स क्या होंगे, आपको देख लो मोल्स अलग है, एटम तो भाई ये H2 है, इसमें 2, फिर उसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से गुणा करना पड़ेगा,
इसलिए ये एटम्स तो अलग हो जाएंगे पर मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम, ये तीनों का रेशियो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो में सेम रहेगा। जैसे दो स्टाइकियोमेट्रिक है ना इसकी, तो 2 मोल्स इसके हो गई, एक स्टाइकियोमेट्री इसकी है तो 1 मोल इसका हो गया। मोल, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में किसी एक के बारे में जानकारी दे दी, आपको दोनों के बारे में कुछ वैल्यू दे रखी है और आपको बोला है कि लिमिटिंग रीजेंट भी है कुछ इसमें, यानी कि एक कम है एक ज्यादा है, तो कम वाला कितनी रिएक्शन करेगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तब अपन देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट देखने का आपको सीधा सा फंडा बताऊं, एक तो ग्राम इक्विवेलेंट आप देख लो, जिसके सबसे कम ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी उस चीज के खत्म होने पर रिएक्शन रुक जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा यानी जो सबसे कम मात्रा में होगा, यानी जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होंगे। चलो ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा तरीका बताऊं, सीधा तरीका, सबसे पहले आप देखो किसी भी रिएक्शन को आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना है ना, उसमें उसके मोल्स देख लो आप। मोल देखा आपने, जैसे ये रिएक्शन ली अपन ने, यहां पे आपको मोल्स दे रखे, ए के मोल 4 है और बी के मोल 6 है। अब क्या करना है आपको, मोल बटा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी मोल बटा जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे है वो डिवाइड कर देना है, और सबसे कम जिसका आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे इस ए के लिए देखें तो इसके मोल कितने हैं 4, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ठीक है। बी के लिए, बी के मोल 6, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो ये भाई 3 हो गया, यानी ये यहां पे एल आर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा। यानी इसके बेसिस पे आगे डिफाइन होगा कि इसके कितने मोल से सी के कितने मोल बनेंगे। अब यहां पे आपको पूछा जाए कि बताओ ये जो सी है इसके 4 मोल दे रखे हमने, इसके 6 मोल दे रखे, अब सी के मोल्स बताओ सर, सी के कितने मोल बने। तो देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना उस पर डिपेंड करेगा आगे वाले के मोल। इसमें ए है, ए तो ज्यादा मात्रा में, ए पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगी, ए को उठा दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के देखो, बी के 2 मोल से सी का 1 मोल बनता है। भाई 2 बी से कितना बन रहा है सी, 1 सी बन रहा है, ठीक है। तो 1 बी से कितना सी बनेगा, 1/2 सी बन जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके लास्ट में आपको फाइनल कितने मोल मिल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट में, मोल बटा स्टाइकियोमेट्री करने के बाद में 3 मिल रहे हैं, यानी इसके 3 बी से ये 3/2 सी बन जाएगा, यानी सी के 3/2 मोल होंगे। खत्म बात, ऐसे करना है आपको। ये समझ में नहीं आया, चल एक और तरीका बताता हूं इसको करने का। अगर आपको ये निकालना नहीं आता ना, देखो ठीक है, मोल निकालोगे कैसे करोगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना वो फाइंड कर लिया अपन ने। अब कैसे निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट में आपको मोल बटा, सबसे पहले मोल, इसके 6 मोल, मोल बटा स्टाइकियोमेट्री करनी है। मोल बटा स्टाइकियोमेट्री कितनी हो गई, स्टाइकियोमेट्री इसकी 2 है, कितने आ गए 3 आ गए, ये ठीक है बात, इतनी बात ठीक है। अब इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है 1 है, और इसके मोल कितने हैं पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके मोल निकालने हैं। तो देखो ये 2 बी है, बी लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन बी पे डिपेंड कर रही है, 2 बी से 1 सी बनता है, 2 से 1 बनता है, तो इसको 1 कर दिया जाए। अगर बी को 1 कर दिया जाए तो सी कितना बनेगा, यानी 2 से 1 बन रहा है तो 1 से आधा ही तो बनेगा, ठीक है, 1 से बन गया आधा। अब इसके कितने मोल है अपने पास 3 है, तो 3 से कितना बनेगा, 1 से बनता है आधा, तो 2 से बनता है 1, 3 से बनेगा 1.5, ठीक है। तो 3 से कितने मोल बन जाएंगे 1.5, यानी 3/2 मोल। ये चल गया पता। चलो ठीक है, हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आना चाहिए, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स बटा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इतनी चीज है। अब अपन बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो,
एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला। जैसे अपन बात करें ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अगर अपन इसमें सिंपलेस्ट रेशियो ले लें तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, इसमें 6 का भाग दे दो, देखो तो क्या होगा C1H2O1। तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी सिंपलेस्ट रेशियो में ला दिए। अब आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे, तब क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको लगाना मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है। यहां पे जो n है ना वो मोलिकुलर फॉर्मूले का मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास है। ये ध्यान रखना, ये मोल नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूले का मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। एक कंटेनर है, उसमें गैस दे रखी है आपको नाइट्रोजन 30.5%, 30.5% है, बाकी की है ऑक्सीजन। तो भाई 30.5 नाइट्रोजन है तो बाकी कितनी बची 69.5, यही तो बचा। 69.5 कौन सी है, ऑक्सीजन। ओके, तो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सिंपलेस्ट फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। आपके पास नाइट्रोजन कितनी दे रखी है 30.5%। अब 100 में से 100% में से ऑक्सीजन कितनी हो गई, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बची कितनी है, तो 69.5% बच गई। अरे 100 माइनस 100 माइनस 30.5 कर लेना तो ठीक है, 69.5% बच गई। अब इसमें सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, इतना रेशियो दे रखा है आपको, अब इसको डिवाइड करना है आपको किससे, इसके मोलिकुलर मास से। जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 30.5 बटा 14 एंड 69.5 बटा 16, ठीक है। भाग दोगे तो ये लगभग आएगा 2.17 के लगभग, और ये 16 का भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा 4, तो 4.34 के लगभग जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे लिस्ट छोटी कौन सी है 2.17। दोनों में 2.17 का भाग दे दो और रेशियो निकाल दो बस। इसमें 2.17 का भाग दिया, इसमें भी 2.17 का भाग दे दो, तो ये गया 1 बार, ये गया 2 बार, ठीक है, ठीक है। अब देख लो नाइट्रोजन का आ गया 1, तो यानी नाइट्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन के लिए 2, तो यानी NO2 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ऐसे निकाल लोगे। अब लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन में क्या होता है, मोल्स होंगे ना, मोल वो हो जाएंगे कांस्टेंट। मोल कांस्टेंट हो गया तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी मोल ही होता है ये। तो M1V1 बराबर M2V2 लगा दो, या N1V1 बराबर N2V2 लगा दो, दोनों फॉर्मूले चलेंगे। डाइल्यूशन का मतलब है उसमें पानी ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तब डाइल्यूशन होगा। मिक्सचर बना देते हैं ना सॉल्यूशन को, ए और बी कोई दो अलग अलग कंपाउंड्स मिला देंगे, तब अपने को ग्राम इक्विवेलेंट से करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, वो भी अलग तरीके से मैं बताता हूं, ठीक है। पहले इसको आप नोट करो। अपन ने डाइल्यूशन तो देख लिया, डाइल्यूशन के अलावा मिक्सचर आ जाए, कुछ कंपाउंड रिएक्टिंग हो या नॉन रिएक्टिंग हो, एक कंपाउंड दूसरे में मिला दिया जाए। डाइल्यूशन में तो क्या था, वाटर मिलाया था अपन ने, ठीक है। अगर कंपाउंड ही मिक्सअप हो जाए तब क्या करें, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, तब अपने को नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो देखो कुछ क्या करते हैं, N1V1 प्लस N2V2 बराबर N फाइनल और V फाइनल कर लेते हैं। भाई उससे क्वेश्चन गलत होने का चांस 100% रहेगा, क्योंकि वहां से एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में वो लग जाएगा फंडा, कुछ क्वेश्चन में नहीं लगेगा। मेन चीज होता है ग्राम इक्विवेलेंट से उसको निकालना, ठीक है। मिक्सचर के केस में रिस्क नहीं लेना है, इस तरीके से उसको निकालना है। तो आपको क्या होगा, एक मिक्सचर है, या तो वो नॉन रिएक्टिंग होगा, ए और बी उसके कंपोनेंट या तो रिएक्शन नहीं करेंगे, या दोनों एसिड बेस या कुछ भी रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। जब वो रिएक्शन नहीं करते, जैसे मिक्सचर अपन ने ए और बी का मिक्सचर ले लिया, ए और बी का मिक्सचर लिया, वो नॉन रिएक्टिंग है, यानी रिएक्शन आपस में नहीं कर रहे, तब आपको सबसे पहले उसके टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, यानी ए और बी दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट है ना, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दोगे आप।
ग्राम इक्विवेलेंट दोनों की जोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। अब सिंपल बात है, नॉर्मलिटी क्या होती है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम, यानी ए और बी का जो वॉल्यूम है V1 प्लस V2 जितना भी है, और ग्राम इक्विवेलेंट टोटल, खत्म बात। आ गई ना नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आने के बाद में मोलरिटी कैसे निकालोगे, नॉर्मलिटी में n फैक्टर का भाग दे देना। यहाँ पे भी जो H2SO4 एसिड है एक, मान लो H2SO4 है तो उसकी जो होगा n फैक्टर 2 हो जाएगा क्योंकि 2H प्लस दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये हो गया नॉन रिएक्टिंग के लिए। अगर रिएक्टिंग है, मिक्सचर रिएक्टिंग है, यानी एक एसिड है एक बेस है, रिएक्शन कर रहा है, तब आपको सबसे पहले तो उसमें देखना है किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है किसके कम है। ज्यादा में से कम को निकाल देना है, घटा देना है, माइनस कर दो। ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट में से कम ग्राम इक्विवेलेंट माइनस कर दिए, बचे जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट बच गए, अब उन बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट में आप टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 का भाग दे दोगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगी, और नॉर्मलिटी से फिर मोलरिटी निकालोगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि जो LR है यानी लिमिटिंग रिएजेंट, बता चुका मैं कि सबसे कम ग्राम इक्विवेलेंट जिसके होंगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिसके ज्यादा होंगे ना, यानी मान लो ए के ज्यादा है, ए में से बी के ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे घटा देंगे तो लेफ्ट बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, तो नॉर्मलिटी होगी लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम को घटाना नहीं है भाई, यहां पे भी वॉल्यूम जुड़ेगा वहां पे भी वॉल्यूम जुड़ेगा, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ना है, तब नॉन रिएक्टिंग हो तब ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ देना है, रिएक्टिंग हो तब बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट, यानी रिएक्शन कर गए उसके बाद में बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट आपको यूज लेना है, और मोलरिटी इस प्रकार निकाल लोगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर ये लोग कब फेल होता है, इसकी लिमिट कब आ जाती है, लिमिटेशन क्या है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसमें ये फॉलो नहीं होता है, तो नॉट फॉलो इन न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, मास और एनर्जी, मास से एनर्जी बन जाती है, एनर्जी से मास। ठीक है, मास कन्वर्ट किसमें होता है, एनर्जी में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये होता है ना, तो इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास लागू नहीं होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। इतना बात क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या जिसे बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ जो कांस्टेंट कंपोजिशन है, ये प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन, प्राउस्ट, उन्होंने दिया था, एनसीईआरटी में दे रखा है 1977 में। ठीक है, ये 77 में दिया था, ये यहां पे कर लेते हैं, 1977 में ये लॉ दिया गया था। इतनी बात क्लियर है। ये लॉ क्या बोलता है कि जो सेम फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन यानी परसेंट मास बाय मास, आपको ध्यान रखना है, परसेंट मास बाय मास सेम कर देना है हर चीज का। ठीक है, तो ये बोलता है ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी वो कंबाइन होंगे सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में, यानी मास परसेंट। अगर क्वेश्चन आए ना, इसमें क्वेश्चन आ गया ना, तो परसेंट बाय मास सेम करना है, बस परसेंट बाय मास। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है ये, तो परसेंट बाय मास फिक्स कर दोगे आप। ठीक है, दूसरी बात इसकी लिमिटेशन क्या होगी, इसकी लिमिटेशन है पहला कि अगर आप आइसोटोप्स के बारे में चर्चा करोगे ना, इसमें आइसोटोप में क्या होता है, मास चेंज हो गया ना, ए चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार से लॉ ऑफ, ये जो है लॉ कौन सा, कांस्टेंट कंपोजिशन, ये नॉट फॉलो होता है कहां पे, आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स चेंज। एक एलिमेंट का अपन ने एक आइसोटोप ले रखा है, C12 ले रखा है, अब C14 ले लिया, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरी बात है कि कुछ ऐसे भी अपने को कंपाउंड्स मिले हैं जिनमें परसेंट बाय मास तो सेम है, सम टाइम्स मास परसेंट इज सेम बट कंपाउंड इज डिफरेंट। भाई कंपाउंड ही चेंज हो गया तो भाई वो तो नहीं होगा ना, कंपाउंड चेंज करने का मतलब तो सब कुछ ही बदल गया उसका।
तो कांस्टेंट कंपोजिशन तो रहेगा ही नहीं, कंपाउंड ही चेंज हो गया तो कहां से रहेगा भाई। तो सेम कंपाउंड, सेम उसमें देखते हैं ना, तो समटाइम्स मास परसेंट इज सेम बट कंपाउंड इज डिफरेंट, जैसे C2H6O। अब C2H6O को इस प्रकार लिख लो एल्कोहल के रूप में, ये एल्कोहल हो गया, ये हो गया CH3O ईथर के रूप में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये चेंज हो जाता है, ये हो गया आपका लो ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी मास परसेंट सेम करना है। इसमें क्या करना है, मास परसेंट, क्वेश्चन आएगा तो मास परसेंट सेम करके देख लेना। ओके, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट लो जो बचे हुए हैं उनको करते हैं। बचा क्या है, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो का लो। जो ये लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है मैं लिख चुका हूं यहाँ पे, ये नोट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ये चीज तो इतना जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ो ही, एक बार देख लेना, एग्जांपल देखना है CO2 CH2 SO2, ठीक है, वो एग्जांपल बता दूंगा मैं, ठीक है। ये पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये एनसीईआरटी की चीजें हैं, वो पहले क्लियर करो। लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन लो क्या बोलता है कि टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ठीक है। दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, देन फिक्स मास ऑफ वन, एक का मास आप फिक्स कर दो, तब फिक्स मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इट विल फॉर्म ए सिंपल रेशियो। सिंपल सी बात है कि क्या है, ये बोल क्या रहा है कि दो एलिमेंट लिए अपन ने, जैसे यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया, एक का तो मास फिक्स कर दो, तो दूसरे का जो मास आएगा ना वो एक फिक्स सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे मेरी बात सुनो, कैसे, H2O है, H2O में हाइड्रोजन का H2, यहां पे भी H2 है, हाइड्रोजन का मास अगर फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 हो गया, और O2 है यानी दुगना है तो यहाँ पे 16 हो गया, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 में आ गया ना। ये एक का मास फिक्स करके दूसरे का रेशियो निकालो, सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे CO और CO2, यहां पे कार्बन है, उसका मास फिक्स कर दो आप, कार्बन का मास फिक्स कर दो, एक का मास फिक्स कर दो, किसी का भी, कार्बन का कर दिया, चलो कार्बन का कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन 16 होता है यानी, और ये ऑक्सीजन O2 है यहाँ पे तो डबल हो गया 32, तो 1:2 में आ गया ना ये, यानी सिंपल रेशियो में आ रहा है। जैसे NO और NO2 में ऑक्सीजन का देख लो, नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे भी एक है, फिक्स रेशियो है, इसका फिक्स कर दिया, एक का दूसरे का निकालो 1:2 में आएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो बन रहा है इनका, यही बोलता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये कहां पे लागू नहीं होता, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये लागू नहीं होता, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें ये लागू नहीं होता। कौन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिट क्या है, ये तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो है कंपाउंड्स उन पे नहीं लगेगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली बोल रहा हूं, जनरली एक दो पे लग जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगता है। ये दोनों लिमिटेशन होगी। लास्ट है आपका अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ पहले भी बता चुका हूं मैं एक बार आपको कि वॉल्यूम सेम करके, मोल सेम करके, मॉलिक्यूल्स सेम करके, ठीक है, वही चीज इसने अवोगाड्रो ने बताई कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। मोल्स और मॉलिक्यूल्स का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो में आ जाएगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यही बोला अवोगाड्रो ने, ठीक है। ये बात होगी। जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ना भाई, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं इसके एग्जांपल आपको बता दिया। इसमें होता क्या, इसमें भी सिंपल रेशियो में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे एक का मास फिक्स कर दे, एक का मास फिक्स कर ले, फिर दूसरे का रेशियो निकाल दो, ठीक है। CO2 CH2 SO2 ये सारा कर रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा थर्मोडायनामिक्स का रहेगा, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। देखो आज के लेक्चर के सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी थे ना भाई सारे करवा दिए हैं, इससे बाहर एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। PYQ के सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं, अब थर्मोडायनेमिक्स की बारी, पूरी किल करेंगे थर्मो को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।